हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अभ्यास प्रश्न चलेगा। क्या चलेगा आपका? अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभ्यास प्रश्न जो है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस किए थे अभ्यास प्रश्न। ये है आपका अभ्यास प्रश्न चलेगा। और अभ्यास प्रश्न में जो है कि आपको 13 तक के प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में, और शेष प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में कराया जाएगा। 13 क्वेश्चनों का करके जो है कराया जाएगा सॉल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने भी दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, प्रश्नावली अभ्यास प्रश्न जो चलेगा ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा आपके ऑप्शनल हैं, 1-2 क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों का भी मैं सलूशन कराऊंगा। और क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लास्ट में जो है कि न्यूमेरिकल जो कराए थे ना, उसी टाइप के न्यूमेरिकल इसमें है। तो ज़्यादा आपको घबराने की दिक्कत नहीं, बस ऑप्शनल है, ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। ये तो हम पढ़ा चुके हैं कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है हेनरी बेकुरल, तीसरा है रदरफोर्ड, और जो चौथा है हाइजेनबर्ग। क्या है? हाइजेनबर्ग। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप लोग पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट है, हेनरी बेकुरल। हेनरी क्या है? बेकुरल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हेनरी बेकुरल। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग बस याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शनल जो है कि आप लोग याद रखिएगा, ये सिर्फ ऑप्शनल आपके हैं, ज्यादा दिक्कत होने वाले नहीं है। चलिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन का वेग घटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है विकिरण फील्ड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है तापीय कुचालन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टरों का ग्रेफाइट में जो प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। किसका वेग घटाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई, न्यूट्रॉनों। किसका? न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। यानी ग्रेफाइट का जो उपयोग किया नाभिकीय रिएक्टरों में, जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है वह जो है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। ऑप्शनल है, आप लोग ऑप्शनल याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आपको सही प्रश्न दिखाई भी दे रहे होंगे। करें नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है। यानी नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें जो छड़ें होती है, नियंत्रण जो छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है? यूरेनियम की होती है, ग्रेफाइट की होती है, इसके बाद कैडमियम की होती है, इसके बाद दिया है प्लूटोनियम। इसमें से 4 ऑप्शन है। जो 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप जल्दी बताइए, कमेंट करके हमें जल्दी बताइएगा 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है, कैडमियम। क्या है? कैडमियम। क्या है? कैडमियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का। ठीक है, यानी कैडमियम का जो है कि प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है। यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो है कि जो छड़ें आपकी बनी होती हैं वह आपकी होती है कैडमियम की। ठीक है, चलिए आज इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि जो है कि 2 रुपये से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 रुपये से बता दे रहा हूँ। एक जो ट्रिक टाइप का था उसमें मैं बता दे रहा हूँ, और अगला जो है फार्मूला, यानी 10वां क्वेश्चन बताऊंगा, फार्मूले पे बताऊंगा, ताकि दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हाँ तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल,
देखिए यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल के तरह यहाँ पर मैं फार्मूले के हिसाब से ही बना दे रहा हूँ, और जो है कि जो ट्रिक था ट्रिक पे ही बता दे रहा हूँ। तो अर्धवायुकाल जो होता है T/2 होता है, दिया है कितना वर्ष दिया है 10 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दिया है पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा, पदार्थ की कितनी ग्राम मात्रा है 10 ग्राम। तो आपको पता है कि प्रारंभिक जो मात्रा होती है N0 होती है, जो कि आपका कितना दे रखा है 10 ग्राम। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितना है 10 ग्राम है, और करीब कितने समय में आपसे पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है कितने समय में जो ये पदार्थ की मात्रा है कैपिटल N, और लास्ट में जो बच रहा है 1.25, कितना बच रहा है 1.25 ग्राम रह जाएगी। चलिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कह रहे कितने समय, यानी टोटल जो टाइम होगा आपका कितना होगा कि जो पदार्थ की मात्रा है 10 ग्राम से 1.25 ग्राम रह जाएगी। देखिए दो चीज़ों से हम लोग सॉल्व करें, कितने चीज़ों से मेरे प्रिय छात्रों, दो चीज़ों से सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका फार्मूला होता है कि n बराबर होता है N0 कोष्टक में 1/2 का पावर क्या n। एक तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग अर्ध आयु कालों की संख्या निकाल लेंगे स्मॉल n का, और टोटल जब आपको निकालना होगा, टोटल टाइम निकालना होगा, टोटल टाइम बराबर होता है n गुणे T/2, या ये ऐसे आप लिख सकते हैं T/1/2, यानी अर्ध आयुकाल गुणे क्या अर्ध आयुकालों की संख्या। सबसे पहले आपको स्मॉल n निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह अर्ध आयुकाल पता है 10 वर्ष है, तो स्मॉल n आपको फाइंड करना पड़ेगा। अर्ध आयुकालों की क्या संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, तो निकालेंगे तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। दो चीज़ें हैं, एक बार इस फार्मूले पे देख लीजिए, एक बार ट्रिक द्वारा बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए आप ट्रिक द्वारा ये फटाक से हल कर सकते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, कुछ ही सेकेंडों में आप कर लेंगे। देखिए कैपिटल N आपका कितना दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों 1.25, ध्यान दीजिएगा, बराबर N0 का मान कितना दिया है 10 ग्राम दिया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत सिंपल है, 1/2 का पावर क्या n। अब देखिए ये 1/2 है ना, 1/1.25 बटा में क्या 10, 1.25 बटा में क्या 10 बराबर 1/2 का पावर n। बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए। क्या करना है, पॉइंट आपको क्या करना है हटा देना। तो 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, 100 से नीचे गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 बटा में ये हो जाएगा कितना 1000। इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कब बार भाग जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यदि 125 से 1000 को घटाएंगे तो यह 8 बार जाएगी। कब बार भाग जाएगी मेरे प्रिय छात्रों 8 बार, यानी 1/8 बराबर हो गया 1/2 का पावर कितना n। अब इसको देखिएगा 1/में जो 8 है वह 1/2 के रूप में कितना लिख सकते हैं, इसको 1/2 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्या पावर 3 = 1/2। अब पावर कितना n। जब इनका आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर दीजिए, यहाँ पर घात n है, यहाँ पर घात 3 है, और इसका आधार बराबर है तो घातों की तुलना, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 3। n का मान 3 निकल गया, और जो n का मान 3 निकला है यह अर्ध आयु कालों की क्या है संख्या है। अब यहाँ पर बस रख करके मान निकाल दीजिए, बहुत सिंपल हो गया। तो अर्ध आयु काल कितना दिया है 10 वर्ष दिया है, और गुणे अर्ध आयु कालों की संख्या कितने निकले हैं मेरे प्रिय छात्रों 3 बराबर 30 वर्ष। कितना हो जाएगा 30, 10 3 30 वर्ष। यानी कि टोटल जो है, यदि अर्ध आयु काल 10 वर्ष दिया हो तो 10 ग्राम जो आपका पदार्थ है, 10 ग्राम पदार्थ जो है कि 1.25 ग्राम पदार्थ होने में आपको कितना वर्ष लग जाएगा 30 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष 30 वर्ष, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक रहा ना। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में स्टेप बाय स्टेप आ रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, और आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जो है ये सब आप लोग पहले ही लगा लिए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब मैं एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अभी तक एग्जाम्पल नहीं देख पाए, पहले इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से सभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आती रहे, ठीक है ना। तो ये तो आपका रहा क्या, थोड़ा ये आपका बेसिक रहा। ट्रिक देखिए, अब यहाँ पर देखिए 10 ग्राम पदार्थ था, 10 ग्राम क्या था पदार्थ। अब ये करे 10 वर्ष में, 10 वर्ष, समय कितना ले रहा है 10 वर्ष। अर्ध आयु का मतलब क्या होगा कि जो भी पदार्थ होगा जितना समय लेगा उसका आधा होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 ग्राम पदार्थ था, अब 10 वर्ष में आधा होगा, तो 10 ग्राम पदार्थ से क्या ग्राम बचेगा 5 ग्राम बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये 5 ग्राम हो गया, लेकिन हम लोग कहाँ तक जाना है 1.25 तक जाना है। अब ये 5 ग्राम जो पदार्थ है ना,
फिर 10 वर्ष में ये आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। 10 वर्ष में आधा होगा तो ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 ग्राम रह जाएगा। 2 पॉइंट कितना होगा? 5 ग्राम हो जाएगा। फिर अगले 10 वर्ष में कितना होगा? आधा हो जाएगा। तो 2.5 ग्राम का आधा करेंगे, 2.5 ग्राम का आधा करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2 हो जाएगा पॉइंट, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी 1.25 ग्राम होगा। यानी कि 10 ग्राम जो पदार्थ की मात्रा थी यह अर्ध आयु यानी 10 वर्ष में आधा हो रही है, इनकी अर्ध आयु 10 वर्ष है। तो 10 ग्राम जो है पहले 10 वर्ष में 5 ग्राम हो गया आधा हो करके, फिर अगला 10 वर्ष में 5 ग्राम जो है कि आधा होगा। देखिए अगले 5 का आधा होगा, फिर 2.2 का आधा होगा। ये नहीं कि 10 का आधा 2.5, ऐसे नहीं होगा। जो आपका अर्धक हो रहा है उसका आधा आगे चल के होगा। अब इसका आधा जो है कि इतना हो गया। अब वही करें 10 ग्राम पदार्थ की मात्रा जो है 1.25 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है? 10 वर्ष का ये समय लिया, 10 वर्ष का ये समय लिया और 10 वर्ष का ये समय लिया। टोटल कितना वर्ष हो गए भाई? 10, 10, 20, 10, 30, यानी ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं 30 वर्ष। जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर बी। कब वर्ष हो गया? 30 वर्ष। समझ में आई? उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर अपने दोस्तों में करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है कि 5वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें यहाँ पर ना बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। आपको जब मैं पहले ही जो है कि थ्योरी पढ़ाता हूँ तो आपको मैं बोलता हूँ कि सभी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, जब भी प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन करेंगे आपको पहले भी थ्योरी याद रहेगी ना, तो बस प्रश्नों को आप देखते देखते ट्रिक कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद होगी कि ये प्रश्न जो मैं समझाया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। चलिए आप लेकर चलते हैं हम। भाई 4 नंबर था ना, अब यहाँ पर बढ़ते हैं 5 नंबर। कह रहे हैं कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। किसका कार्य करता है भाई? विमंदक का कार्य करता है, नियंत्रण का और शीतलन का कार्य करता है, या ईंधन का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विमंदक का। किसका काम करता है? विमंदक का। किसका काम करता है? विमंदक का, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यानी कि जो परमाणु भट्टी है उसमें ग्रेफाइट का कार्य है विमंदक का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6वें नंबर की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैडम क्यूरी ने, बेकुरल ने की थी, रदरफोर्ड ने और आई क्यूरी तथा जोलियट। आई क्यूरी तथा क्या? जोलियट। 4 ऑप्शन आपके दिए गए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई क्यूरी तथा जोलियट। तथा क्या है? जोलियट। यानी कि जो आपका कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? आई क्यूरी तथा जोलियट ने किए थे। आई क्यूरी तथा किसके द्वारा? जोलियट के द्वारा जो है कि किया गया था। किसकी खोज? रेडियो एक्टिव यानी कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। किसके द्वारा? आई क्यूरी तथा जोलियट के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए था। चलिए 7वें नंबर पर आइएगा। 7वें नंबर ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कह रहे कि परमाणु के नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। आपको मैं पहले भी बताया गया था, आपको जो है पहले भी बताया गया था कि जब आपकी अल्फा किरणें बाहर निकलती हैं परमाणु में से, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जब आपकी अल्फा किरण जो है कि बाहर निकलती है परमाणु के नाभिक में से, तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में कितनी कमी होती है? 4 की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण निकलता है तो कौन कण निकलता है? अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की और परमाणु भार में कितने की कमी? 4 की कमी हो जाती है।
लेकिन जब आपकी बीटा किरण निकलती है, कौन सी किरण निकलती है, बीटा किरण जब निकलती है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, परमाणु संख्या में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनमें जो है कि कुछ ना कुछ वृद्धि या परिवर्तन तो हो रही है। लेकिन जो गामा किरणें हैं, तो गामा किरणों के निकलने के पश्चात, यानी कि जब गामा किरणें परमाणु के नाभिक में से निकलती हैं तो परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है। आपको मैं पहले भी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, यदि आप हमारे साथ पढ़े होंगे तो आपको सभी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो किसके द्वारा, यानी कि जब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। गामा किरणें जब निकलती हैं, कौन सी किरणें, गामा किरणें जब परमाणु के नाभिक में से निकलती हैं तो किसी में भी परिवर्तन आपका नहीं होता है, यानी कि ना ही द्रव्यमान संख्या में वृद्धि या कमी होती है और ना ही ना ही उसकी जो है कि परमाणु संख्या में वृद्धि या कमी होती है। कन्फर्म है आप लोग, सभी चीज़ें आप लोग को पता होगा क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था भाई। चलिए ऑप्शन नंबर 8 देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 अगला दे रहा है आज नंबर की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। आयनीकरण जो क्षमता है सबसे अधिक किसकी होती है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है भाई। दे रखा है अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा कणों की, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आयनीकरण जो क्षमता होती है, आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा जो है कि अल्फा कणों की होती है। उसके बाद सबसे कम की यदि बात करें तो सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम की बात की जाए तो गामा किरणों की होती है, और इसके मध्य में जो बात की जाए, मध्य में होती है क्या, बीटा किरणों की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आयनीकरण जो क्षमता है सबसे अधिक अल्फा कणों की होती है। किसकी होती है, अल्फा कणों, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। अल्फा कणों की, अल्फा कणों की किसकी होती है, अल्फा कणों की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अल्फा कणों की सबसे अधिक होती है। तो ये जो हुआ 8 तक कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, क्यों भाई। प्रयोगशाला में जो है कि नाभिकीय संलयन जो है विधि क्यों प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों, अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन दिया है अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन दिया है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन दिया है कम ताप की आवश्यकता होती है। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको बताया गया था कि नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन जो होता है यानी कि छोटे छोटे नाभिकों से, यानी छोटे छोटे जो आपके जो टुकड़े होते हैं उनसे जो, यानी छोटे छोटे आकारों से मिल करके जो है कि बड़ा आकार हुआ क्या करता है, निर्माण करता है। और वह जब बड़ा आकार निर्माण करता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ता है, ताप देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जो है क्या देना पड़ता है, ताप देना पड़ता है। और वह एक भारी जो है कि नाभिक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, और वह अपने अंदर से अपार जो है कि ऊर्जा क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यानी कि जो है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता। ठीक है, पहले मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यानी कि क्यों प्रयोगशाला में इसका जो है कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है क्योंकि अत्यधिक ताप की उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये वो जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी जो है कि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाए। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 9 नंबर तक कंप्लीट हुआ, 10 नंबर तक देखिएगा। चलिए 9 नंबर हुआ, 10वां नंबर आप लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर एक बार अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, मैं ट्रिक लगा रहा हूं, आप तुरंत जो है आप जो है दोनों तरीकों से हल कर, जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 को बताया हूं दोनों तरीकों से आप दोनों तरीकों से हल कर देंगे, नहीं है तो मैं दोनों तरीकों से हल करवा दे रहा हूं। चलिए तो पहले बेसिक समझा दे रहा हूं, उसके बाद ट्रिक द्वारा। कह रही कि एक रेडियो एक्टिव नाभिकी का अर्ध आयु 44 दिन, अर्ध आयु दिया है ना, यानी कि आपका दिया है T1/2, ये अर्ध आयु है ना, कितना दिया है भाई 44 वर्ष दिया है या दिन दिया है, 44 दिन दिया है, कितना दिया है 44 दिन, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या दे रहा है, कह रहा है कि नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में, क्या दे रहा है 1 ग्राम। तो देखिए प्रारंभिक जो मात्रा है कितनी है 1 ग्राम, यानी N0 जो है 1 ग्राम है, कितना है 1 ग्राम। और जब 1 ग्राम है ठीक है, लेकिन 1 ग्राम जब ये पदार्थ की मात्रा है तो कितने दिनों में कह रहा है कि आपका कह रहा है कि n बराबर कितने दिनों बाद, ये अंतिम पदार्थ की मात्रा है, ये प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा है, ठीक ना, यानी कि ये जो है प्रारंभिक यहां पर लिख दें पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, क्या पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, और ये है पदार्थ की अंतिम मात्रा, ठीक है ना। तो ये हो गया पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा और ये हो गया पदार्थ की अंतिम मात्रा। अब यहां पर देखिएगा ये जो आपका दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा 125 मिलीग्राम दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये मिलीग्राम में है, किसमें है, ये जो है आपका मिलीग्राम में है, तो इस ग्राम को भी किस में बदलेंगे, मिलीग्राम में। तो यह 1000 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर होता है क्या 1000 मिलीग्राम, कितना होता है 1000 मिलीग्राम होता है, यानी 1 ग्राम बराबर कितना 1000 मिलीग्राम होता है। क्योंकि ये मिलीग्राम में दिया है तो हम लोग इसको भी किस में लेकर चलेंगे, मिलीग्राम में लेकर चलेंगे। चलिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि n बराबर N0 कोष्टक में 1/2 होता है, पावर क्या होता है n, और ये तो आपका हो गया फार्मूला n, यानी अर्ध आयकालों की संख्या निकालने के लिए। लेकिन यदि पूरा समय निकालना होगा तो t बराबर होगा 1/2 गुणे क्या हो जाएगा n, ये पूरा समय जो है फाइंड करने के लिए आपका है। तो पहले अर्ध आयकालों की संख्या निकालें, इसके बाद जो है कि हम लोग आगे प्रोसेस कर देंगे। तो n का मान कितना है 125 है, और बाटा इसका ये n बटा में 0 होगा, ये गुणांक है तो बाटा होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 1000, और बराबर कोष्टक में 1 क्या हो जाएगा 2 का पावर n, कटाइएगा 25 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 1/8, 1/8 होगा, हाँ 1/8, 125 दूना के 250 होगा, और 125 दूना के 250, और 125 चौको 500, और 125 वाटे जो है कि आपको कितना हो जाएगा 125 वाटे आपका हो जाएगा 1000, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 में कितना 2 का पावर n, घात के रूप में इसको लेंगे तो 1 में 2 के सर पे 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 में 2 के सर पे कितना 3। तो n बराबर कितना मिला मेरे छात्रों, n बराबर कितना मिल गया 3। तो जब n बराबर 3 मिल गया तो कुल समय कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/2, अर्ध आयुकाल कितना है 44 दिन है, बराबर कितना अर्ध आयुकालों की संख्या 3 प्राप्त हुई है ना। t बराबर हो 4 3 12 को 2 हाथ से लेकर 4 3 12 और क्या 13, यानी 132 दिन, कितना हो जाएगा 132 दिन। जो टोटल आपके दिन होंगे 132 दिन होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, डी आपका करेक्ट है। ये चीजें कंफर्म है आपको ना। चलिए यहाँ पर ट्रिक द्वारा आप देखिए, ट्रिक क्या है, देखिए 1000 मिलीग्राम का होने में अर्धक हो, ध्यान दीजिए जहां पर 125 ग्राम हो जाएगा ना वहीं पे छोड़ देंगे। देखिए तो 1000 का 44 दिन में जो है अर्धक होगा तो कितना होगा 500 होगा, फिर अगला 500 का 44 दिन में अर्धक होता कितना होगा 250 होगा, फिर आगे जो है 250 का 44 दिन में अर्धक होगा तो कितना हो जाए 125 ग्राम, 100 कितना 25 ग्राम। तो 100 यानी 1000 जो है 125 मिलीग्राम, ग्राम नहीं है मिलीग्राम में, यानी 1000 जो मिलीग्राम है वह 125 मिलीग्राम होने में कितना समय लग गया। आप देखिए 44 44 44, 4 4 8 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 4 8 4 3 12 और कितना 13, यानी 132 दिन। आप ऐसे फटाक से निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक, ऐसे आप जो है फाइंड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो दोनों स्टेप दोनों प्रोसेस समझ में आ गया अच्छी तरह से ना।
और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं है तो आप इससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, वो थोड़ा आपका क्या है, छोटा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपका रहा का नंबर जो है कि 10 नंबर था, 11 नंबर की तरफ चलिएगा। ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया ना। चलिए फार्मूला याद होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। याद ध्यान दीजिएगा, जो ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना अपने नाभि, ये ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभि में से क्या क्या निकलता है। नाभि में से निकलता है, जानते हैं क्या क्या, अल्फा निकलता है और क्या निकलता है, बीटा। यानी अल्फा निकलेगा या तो बीटा, लेकिन कभी भी गामा निकलता नहीं है। तो यानी कि रेडियो एक्टिव में से या तो अल्फा निकलता है या तो क्या, बीटा निकलता है। आपको हम बताए भी थे कि जब अल्फा बाहर निकलता है तो इसमें 2 और 4 की क्या कमी कर देता है, यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु द्रव्यमान में कितने की, 4 की जो है कि कमी आपका हो जाती है। लेकिन जब ये बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए। पहला ऑप्शन है केवल अल्फा या बीटा कण, बी दिया है अल्फा तथा बीटा कण दोनों कभी भी नहीं निकल सकते, या तो अल्फा कण निकलेगा या तो बीटा कण, एक ही निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सी है अल्फा या बीटा कण तथा गामा कण फोटॉन, ये भी डी दिया है अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। या तो अल्फा किरण निकालेगा वो, या तो अल्फा किरण निकलेगी या क्या, बीटा किरण, कोई एक, या तो अल्फा किरण निकलती है या तो क्या, बीटा किरण, कोई एक ही निकलेगी। ये नहीं है कि दोनों एक साथ निकले। ठीक है, तो जो है कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा, केवल अल्फा किरण या केवल बीटा किरण, दोनों में से कोई एक ही आपकी निकलती है, लेकिन गामा किरण कभी भी निकलती नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, कह रहे किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर मैं बताया हूँ, ये जो होता है बीटा, यानी कि आपका क्या जो है कि परमाणु संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन में जो है कि 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी परमाणु जो उसका भार होता है, भार में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता है। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नाभिक के न्यूट्रॉन व प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, सी। कि जब आपको पता ही है कि जब आपका जो है ना, ये जो है परमाणु के क्रमांक में यदि वृद्धि होती है, किस में वृद्धि होती है, परमाणु के क्रमांक में वृद्धि होती है, तो न्यूट्रॉन में भी आपकी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रॉन भी परिवर्तन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आपका हो जाएगा। यानी कि जो आपका परमाणु संख्या होती है, यदि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है तो आपका प्रोटॉन में भी वृद्धि हो जाएगी, और इसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि जब बीटा किरण निकलेगी तो वह प्रोटॉनों की संख्या में भी, किस संख्या में, प्रोटॉनों की संख्या में भी, परमाणु संख्या में भी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी, और जो है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या है उनमें भी परिवर्तन आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, बदलाव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि थोरियम और पोलिनियम, यहाँ पर दे रखा है TH, यानी कि आपका दे रखा है 90 और ये दे रखा है 234, 200 कितना है 34, और ये चेंजिंग होकर के बन जा रहा है 84 और 218, 84 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 200 कितना 18, यही है। और कह रहा है कि विघटन में अल्फा और कणों की संख्या क्या होगी। तो बस कुछ नहीं, आपको पता है कि अल्फा कणों की संख्या बराबर क्या होती है, अल्फा कणों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान में कमी, किसमें कमी, परमाणु भार में कमी, यानी परमाणु भार में कितने की कमी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 34 है और यहाँ पर 218 हो जा रहा है, कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर देखिएगा 6 हो जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 1, 16 की कमी हो रही है बटा में कितना 4। फार्मूला क्या बनता है, अल्फा कणों की संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु भार में कमी और बटा में 4। परमाणु भार में कमी बटा में क्या होता है 4। ये फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ इसके पिछले वाले वीडियो में, बराबर कितना 4। अल्फा कणों की संख्या कितनी है भाई 4। अब यहाँ पर बात करते हैं बीटा कणों की संख्या, किसकी संख्या, बीटा कणों की संख्या। तो बीटा कणों की जब संख्या फाइंड करेंगे तो आपका क्या होता है 2 मल्टीप्लाई होता है, अल्फा कणों की संख्या कितनी है वो आपको चाहिए। तो अल्फा कणों की संख्या कितनी है 4, माइनस परमाणु क्रमांक में कमी कितने की है, ध्यान दीजिएगा परमाणु क्रमांक में कितनी की कमी है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 84 है, तो आपको कितने की कमी हो जाएगी 6 की कमी, कितने की कमी 6 की कमी। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर 4 दूनी के 8 माइनस 6 बराबर कितना 8 में 6 घटा 2, यानी कि जो अल्फा कणों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी 2। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है, कितना है 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद होगी जो भी मैं क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराया हूँ 1 से जो 13 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।